हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, हमारे इस प्रैक्टिस सेट में बेहतरीन सवालों को कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे के कुछ लेटेस्ट सवाल भी लिए गए हैं। भले उसमें टैग नहीं लगा होगा, लेकिन लिए गए हैं क्योंकि आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि रेलवे रिसेंट एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछ रहा है। दूसरी बात, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रेलवे एसएससी के 2024-25 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब का पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज भी चल रहा है, तो आप उसको भी देखिए, उससे भी आपका मैथ प्रैक्टिस हो जाएगा। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा कि एसएससी में किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो रेलवे और एसएससी का सवाल अलग अलग नहीं होता है, आप लोग जरूर देखें। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं हम रेलवे की तैयारी करते हैं तो एसएससी का क्यों देखें, एसएससी का करते हैं तो रेलवे का क्यों देखें। ये बकवास बात है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठें। ठीक है, चलिए, यहां तक हम कर लिए थे, लेकिन इसका हम कंसेप्ट जो है वो पूरा पूरा आप लोगों को नहीं बता पाए थे। कंसेप्ट क्या है, कहता है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर 36 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, है ना। उस दिन जल्दी जल्दी में चले गए। देखिए क्या कहता है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है, उसका एरिया है 36, तो इसका साइड कितना आ जाएगा, 6 ये आएगा। अब ये कहता है ना कि अगर इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, अगर इस स्क्वायर के मिड पॉइंट, हेलो हेलो, अगर इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो उससे भी स्क्वायर बनेगा। आप उसका एरिया बताइए। जैसे अगर मान लीजिए कि इसका मिड पॉइंट ये है, 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 जब आप इसको मिलाइएगा तो आपका ये भी एक स्क्वायर बन गया। तो आपसे इसका एरिया पूछा है। हम उस दिन डायरेक्ट ट्रिक्स बता दिए थे, कंसेप्ट नहीं बताते, इसलिए आज बता रहे हैं। अगर ये साइड है 6, तो ये कितना होगा 3, और ये भी 3, और अगर ये है 3 तो अब देखिए, जब आप देखेंगे ये जो है ये 3 और 3 हो गया। आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चलता है, ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 1:1 का √2 से वो होता है रेशियो। आइसोसेलेस ट्रायंगल का 1:1√2 होता है, और जब 1:1√2 है तो ये 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3√2। क्या हो जाएगा, 3√2। इसका मतलब इसका जो साइड आएगा वो 3√2 आएगा। अब जब इसका साइड 3√2 आ गया तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं आप, स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर करते हैं ना, 3√2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया 18। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये हम क्यों बताएं, हो सकता है कल आपको साइड पूछ दे कि जो मिड पॉइंट को मिलाने से जो स्क्वायर बन रहा है उसका साइड बताइए। तो साइड आप ऐसे बनाएंगे 1:1:2, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बन रहा है ना, ये छोटा टुकड़ा। तो आप इसको क्या करेंगे, वही हम आपको ट्रिक्स बता रहे थे कि जब भी मिड पॉइंट को मिला के करेगा तो जैसे ही उसका साइड आधा हो जाएगा उसका एरिया भी आधा। ये था इसका कंसेप्ट। क्लियर। अब आगे चलिए। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए या आपके कोई छोटे भाई बहन जो 12th के बाद कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमारा न्यू फाउंडेशन बैच आ गया है, जो मैथ और रीजनिंग स्पेशल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लासेस जो है वो 26 अगस्त से स्टार्ट होंगे। अभी ऑफर चल रहा है ऑनलाइन में, कॉम्बो फी है 599, ऑफर फी है 499। ये ऑफर सिर्फ आपके 5 सितंबर तक ही वैलिड है। ये बैच जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से है। ऑनलाइन क्लास करने वाले को CWH ऑनलाइन एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ऑफलाइन जो क्लास करना चाहेंगे उनको हजारीबाग आना पड़ेगा। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। इस बैच की क्या खासियत है, लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा, लेटेस्ट एग्जाम का पीवाईक्यूज विद टॉप कंटेंट रहेंगे। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, बेसिक कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको 10 डेज का फ्री डेमो क्लास करवाया जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन डेमो आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, और जो हमारा यूट्यूब है सदैव मैथ, इस पे भी मिलेगा। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि यार कोर्स खरीद लेंगे, ऐसा नहीं कि कैसा पढ़ाएंगे, तो आप पहले डेमो कीजिए, उसके बाद आप हमारे कोर्स पे आए। ठीक है, और डेमो करने के लिए हमारा यूट्यूब और हमारा एप्लीकेशन दोनों को आप इंस्टॉल कर लें। थैंक यू। चलिए, और साथ ही लेटेस्ट एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, बट आप देखिएगा तब तो, देखते जाइए। ये कहता है कि सिंप्लीफाई द गिवन एक्सपीरियंस। ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो ये, और एक यही वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जब प्लस है तो यहाँ जो 2ab आएगा और यहाँ जो माइनस 2ab आएगा वो तो कट जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझिएगा। और इस केस में क्या होगा कि माइनस 2ab यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 4ab बचेगा। क्या बचेगा, 4ab। इस सवाल में जब आप देखेंगे तो इसको उठा के यहां से यहां कर दिया, तो इसका मतलब आप जब देखेंगे कि ये 326 प्लस 224 है, इतना है। अगर इस 74 के जगह अगर 222 होता, याद रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात, अगर इस 74 के जगह 224 होता तो आंसर कितना होता, 4। लेकिन ये कितना है, 74। ये 74 है, इसका मतलब है कि जितना इसका हिस्सा ये यहां पे छोड़ दिया है उसके बाद ये यहां पे आ गया है। तो ये 74 से 222 को जब हम भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। इसका मतलब यहां पे वो 3 को छोड़ के आया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 12। समझे बात को। आप सिर्फ रटिए मत, कंसेप्ट समझिए। पूरा को नहीं उठाया उसने, 222 के कुछ हिस्से को यहीं छोड़ दिया और कुछ हिस्से को यहां ले आया। ठीक है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रहा है। चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये पिछले एनटीपीसी में आया हुआ है और इस बार के एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा आया हुआ है। ये कहता है कि पी क्यू तथा आर का औसत भार 58 केजी है। यदि पी क्यू का औसत भार 54 केजी है और क्यू आर का औसत भार 48 केजी है तो क्यू का भार क्या होगा। देखिए, पी क्यू आर 3 व्यक्ति है, उसमें से 3 का भार जो है 58 है, 2 का 54 है। आपसे सवाल इसको हो सकता है ना दे, आपसे यहां तक भी पूछा जाता है कि पी क्यू आर का औसत भार 58 केजी है, यदि पी क्यू का भार 54 केजी है तो आप बताइए कि आप बताइए कि आर का क्या होगा। तो जब आपका सवाल हाफ रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे कि पी क्यू आर, थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं एक सवाल से आपको अनेक सवाल बताने की कोशिश करूंगा। जब पी क्यू आर का एवरेज वेट इतना है और पी क्यू का 54 है तो आपसे आर का अगर मान लीजिए पूछता, आपसे पूछा क्यू का, आपसे मान लीजिए कि आर का पूछता और आधा ही सवाल रहता, तो आप देखिए कि पहले हर व्यक्ति 58 केजी है, इसका मतलब आर भी पहले 58 रहा होगा, लेकिन बाद में जब आर हटता है तो पी क्यू का 54 हो जाता है। इसका मतलब इसका कितना, 4 कम हो जाता है। ये 4 कम हो जाता है 2 लोगों पे। इसका मतलब है कि जो आर है वो इसका हिस्सा से ले गया है, इसका मतलब वो 8, इसका मतलब 8 8 16 और 6 66 केजी का। मगर हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है, ये हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दिए। हमारा जो सवाल है वो ये कहता है, सवाल ये कहता है कि पी क्यू आर का औसत भार 58 केजी है, टोटल का 58 है, और बोलता है पी क्यू का 54 केजी है तथा क्यू आर का 48 केजी है। सबसे पहले समझिए कि ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे। ऐसा सवाल जब भी आएगा आपके पास तो आप क्या करेंगे कि पी क्यू आर का औसत भार 54 केजी है, 4 केजी कम हो गया है। 4 केजी अगर 2 लोगों पे कम हो गया तो टोटल कितना कम हो गया है, 8 केजी। इस हिसाब से फिर जब आप देखेंगे कि क्यू आर का औसत वजन 48 केजी हो गया है, कितना कम हो गया है, 10 केजी। 10 केजी कितने लोगों पे कम हो गया है, 2 लोगों पे। इसका मतलब 20 और 28 इधर करेंगे कितना है, 30 केजी। आपको सिंपल इस तरीके से इस सवाल को बनाना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और इसका टाइप आता है, इस सवाल को कैसे पकड़ेंगे वो देखिए। आदमी है 3, उसको बांट के दो जगह कर दिया। ऐसा सवाल पढ़े हैं कि 15 संख्याओं का इतना है एवरेज, तो प्रथम 8 का इतना और अंतिम 8 का इतना, वही टाइप है, बस लैंग्वेज बदल दिया है। आप लोग बेसिक कंसेप्ट नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते बेसिक, लेकिन बेसिक बहुत जरूरी है। जब भी आपके 3 व्यक्ति को बांट के 2 ग्रुप में कर दे और 4 कर दे, मतलब 1 बढ़ा दे, तो आप क्या करेंगे, अंतिम 2 का टोटल 54 गुने 2 और इसका भी 48 गुने 2, और जो पूरे ग्रुप का है, पूरे ग्रुप का मतलब पी क्यू आर का, उसका माइनस कर दीजिए। ऐसा सवाल एक और आगे लिए हैं, आपको पता चल जाएगा। ये देखेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8 या 24। समझिए, 8 और 6 14, 4 में से 4 गया तो क्या हो गया, 0। सबसे पहले आपको ऑप्शंस का यूनिट डिजिट देखना था, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, आंसर वही होगा जिसका डिजिट 0। समझे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ट्रिक्स ही याद रखें, बेसिक कंसेप्ट भी। इसमें आपको गलती हो सकता है, कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका गलती नहीं होगा। यहां तक बात समझे। चलिए
कहते हैं कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है, उसका एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। देखो भाई, जब भी ऐसा एक संख्या पूछा तो दूसरी संख्या क्या होगा, जब भी ऐसा सवाल आपके साथ आता है तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो आप देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ का योग दिया है और यहाँ पे दिया है कितना गुना है। इसका मतलब अगर यहाँ पे योग दिया हुआ है और यहाँ पे बोला है कि एलसीएम जो एचसीएफ का 12 गुना है, यहाँ से हम योग निकालेंगे तो 13 यूनिट आएगा। उस 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 403। तो 13 तिया 39 और 1, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 31। इसका मतलब अगर एलसीएम उसका 31 एचसीएफ 31 है तो जो एलसीएम होगा वो 31 गुने 12 हो जाएगा। अब फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 93, दूसरा संख्या पूछा नहीं पता है, तो 31 दिया 93, 3 से ये 4 बार में जाएगा, 31 चौक कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, 124। ये आपका क्या हो गया आंसर। आपको ऐसे बनाना था। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि एलसीएम जो एचसीएफ का 12 गुना है। तो अगर एचसीएफ को हम 1 यूनिट मानेंगे, एचसीएफ को, तो एलसीएम क्या 12 यूनिट, तो 12 और 13 यूनिट, इस 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 403। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं इसको, एचसीएफ, हाँ एचसीएफ अगर आपसे पूछता तो कितना होता, 31। क्लियर। अब आइए मैं आपको इस सवाल का एक बेहतरीन कंसेप्ट बताता हूं। जब भी आपको ऐसा दे कि इतना गुना है उतना गुना है, तो आप सीधा क्या करें, 12 को तोड़ दें। 12 क्या होगा, 3 गुने 4। इसका मतलब जो संख्या होगा वो एक 3 का फैक्टर होगा और एक 4 का फैक्टर होगा। ये 93 जो है वो 3 का है, 3 के टेबल में आता है। ये कितना हो गया, 31 गुना। तो इसका भी अगर 31 गुना करेंगे तो 124। ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका बेसिक के साथ और ये था आपका डायरेक्ट कंसेप्ट। लेकिन ये कंसेप्ट आपके इसी सवाल में लगेगा जब गुना गुना बोलेगा, लेकिन ये आपका हर जगह लगेगा। ठीक है, सवालों को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये कहता है कि यदि ए बी के अनुक्रमानुपाती, गलत है थोड़ा सा, तो बी बराबर 51 होने पर ए बराबर 210 है, यदि बी 136 है तो ए का मान क्या होगा। देखिए कहता है कि ए वेरीज डायरेक्टली एस बी, मतलब ए जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बाई बी बराबर कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब a1 b1 बराबर a2 बाई b2। a1 का है 210, b1 का है 51। उधर देखेंगे तो कितना हो गया, b b b b b नीचे है 136। आपसे पूछा है a2, a का मान पूछा है ना। अब आप बना दीजिए, 17 तिया 51, 17 अट्ठे 3 से 70 बार में 560 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल जब भी आए तो आप अच्छे से संभल के बनाएं, ऐसे सवाल गलती हो जाते हैं। देखिए रिसेंट एग्जाम आरआरबी 2025 का एक और सवाल लिए हुए हैं। इसमें कहता है कि y क्यू माइनस 1 जो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे आएगा। अगर हम बोले कि x y का व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगा, तो आप इस सवाल में डायरेक्ट क्या करेंगे, y क्यू माइनस 1 इंटू एक्स, उसके बाद दूसरा टर्म ये y1 हो गया, x1 हो गया, ये y क्यू माइनस 1, ये y2 x2, जैसे पिछले में किए थे। ये कह रहा है कि y का 2 रखने पर x का मान 7 हो जाता है। y अगर 2 रखते हैं तो 2 का क्यू 8 में से 1 गया तो 7, x क्या हो जाता है 7। इधर देखेंगे कि y का q माइनस 1 है, इधर क्या कहता है कि y का मान 6 रखने पर, जब 6 का रखेंगे 216 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 215 इंटू x2। आप देखेंगे x2 क्या हो जा रहा है 49/215। आप यहां से भी मार सकते थे 749 जिसमें होता, लेकिन 2 ऑप्शन है, फिर आपको 216 और 215 में फैसला करना ही पड़ता, इसलिए मैं पूरा बना दिया। कभी भी टाइम नहीं दीजिएगा ऐसे सवालों को, एकदम फटाफट करना है। आइए कहता है कि 8500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। सबसे पहले समझिए, यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि कर दे रहा है, समझिए 8500 है, इस पर 5 साल में कितना प्राप्त हो रहा है 11,900। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले रेट निकालते हैं, फिर इसमें 3 जोड़ के बढ़ाते हैं, फिर ऐसा निकालते हैं। आप ऐसा मत कीजिए कि भैया हमारा जो मूलधन था वो 8500 है, वो 5 वर्ष में एसआई के अंतर्गत 11,900 आ जा रहा है। तो अगर दर 3% बढ़ जा रहा है
अगर दर हमारा 3% बढ़ जा रहा है तो वो जो 3% बढ़ेगा वो टोटल 5 साल में बढ़ेगा, और टोटल 5 साल में बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 15%। और अगर 15% बढ़ेगा तो वो 15% किस पे बढ़ेगा? 85 100 पे। इस 100 से इतना हो गया, ये हो गया क्या? 85 गुने 15, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1275। 13175 आपका आंसर। आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है? इतना फास्ट बनाना पड़ेगा तभी बनेगा। आप इसमें डीएस भी लगा सकते थे, लेकिन क्यों इतना डीएस फीएस लगाना, ठीक है? चलिए, बहुत ही सिंपल था। अगर आपसे पूछता कि ब्याज में कितने की बढ़ोतरी होगी, तब आता 1275। आपसे पूछ रहा है कि टोटल राशि कितना हो जाएगा, तो राशि हो जाएगा 13175। क्लियर? ये कहता है कि एकल छूट जो 20%, 10% और 5% के बराबर है। जब भी ऐसा सवाल स्टूडेंट देखते हैं तो फ्रैक्शन बनाने लगते हैं, 20% का 1/5, 10% 1/10। आपको वैसे नहीं करना। आपको अगर सवाल में कोई वैसा संख्या दिया हुआ है जिसको गुना करने पर 2 जीरो आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या होता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटा 100 आता है। तो आप देखेंगे कि 20 और 10 को गुना करने पर भी आ रहा है, 20 और 5 को भी, तो कोई भी एक ले लो। तो इसका मतलब इन दोनों का करेंगे तो 30 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 28। अब इस 28 का इस 5 के साथ करेंगे तो 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33 माइनस 28 गुने 5 बटे 100। 28 बचे 140, इसका मतलब 1.4। जब 33 में 1.4 जाएगा, जब 4 जाएगा पॉइंट के बाद तो क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 आएगा तो 33 में जाएगा तो 31.6 आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करके बनाए। 10% का मतलब 10 में से एक डिस्काउंट दिया 9, हाँ 20% 5 से 4, ऐसा नहीं करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि करना ही है। आप उस चीज पे मत फंसिए, दिक्कत हो जाएगा। आप स्मार्ट तरीके से देखिए, फॉर्मूले भी हैं चाहे जो भी हैं, आप स्मार्ट तरीके से सोचना शुरू कीजिए, ठीक है? मैं ऐसे ऐसे सवाल हर वीडियोस में एक यूनिक सवाल आऊंगा जो मैं आपको कंसेप्ट बता सकूं। देखिए, ये मिश्रण का सवाल है। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 40% है। पानी की मात्रा 60% तक बढ़ाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए? ऐसे सवाल जब भी आप लोग करते हैं तो आप कैसे करते हैं? ऐसे सवालों को जब भी आप करते हैं तो आप फ्रैक्शन से करते हैं। क्या करते हैं कि मिल्क है और वाटर है, आप करते हैं अगर पानी की मात्रा 40% है तो दूध कितना है? 60%। बाद में आपको पानी की मात्रा 60% आ जाता है, तो ये हो गया 40%। इस केस में आपको मिल्क को कांस्टेंट रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? मिल्क को कांस्टेंट। बट मैं ये तरीका आपको नहीं बताता हूं, नहीं बताता हूं। मैं आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाता हूं। क्या है कि अगर दूध और पानी का 60 लीटर का मिश्रण है, पानी की मात्रा 40% है, पानी की मात्रा 60% तक बढ़ाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहेगा? ठीक है? अगर पानी मिला रहा है तो दूध फिक्स है। दूध पहले कितना है? 60। दूध बाद में कितना हो जा रहा है? 40। पहले मिश्रण कितना है? 60। जब मिश्रण में पानी मिलाएगा तो मिश्रण कुछ बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा हमको नहीं पता है। अब आप इसको काटिए 15 बार में। 15 छक 150, सॉरी 90। कितना हो गया? 90 बराबर 60 प्लस एक्स, एक्स बराबर 30 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, है ना खतरनाक सॉल्यूशन? तब आप क्या करेंगे कि जिस चीज को वो कांस्टेंट रख रहा है उसको देखिए कि अगर पहले पानी की मात्रा 40 है तो मिल्क कितना रहा होगा? 60। बाद में पानी हो जा रहा है 60 तो मिल्क कितना रहा होगा? 40। ये पहले था, ये बात। पहले मिश्रण कितना था? पहले मिश्रण कितना था भाई? 60 था। बाद में कितना हो गया? 60 प्लस एक्स। अरे कुछ बढ़ेगा तो हो जाएगा ना। आप इसको काट पीट दीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। आइए मैं इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन देता हूं। मैं इसका एक और तरीका सिखाता हूं कि सबसे पहले देखिए कि फिक्स क्वांटिटी क्या है। फिक्स क्वांटिटी मिल्क है। मिल्क पहले 60 है, बाद में कितना हो गया? 40। इसका रेशियो बनाइए तो 3:2। इसका मतलब मिल्क का जो क्वांटिटी है घटा भले नहीं है, लेकिन उसका जो मान है उस मिश्रण में वो घट गया है। तो जिस रेशियो में मिल्क घट गया है
उस रेशियो में आपका दूध बढ़ा है, उस रेशियो में आपका दूध बढ़ा है। दूध कितना बढ़ा है भाई? 1 यूनिट। आप बताइए, सॉरी, पानी पानी कितना बढ़ा है? 1 यूनिट। तो जितना पानी बढ़ेगा उतना ही मिश्रण बढ़ेगा। इसका मतलब पहले अगर मिश्रण 2 लीटर था, लेकिन उसको बता रहा है कि 2 लीटर नहीं 60 लीटर है, ये कितना गुना है? 30 गुना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 30 लीटर। देखिए मैंने दो दो तरीके बता दिए, ऐसे आपको बनाना है तभी बनेगा। फ्रैक्शन बनाते रहे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे सवाल करते हैं। कहता है कि इफ कोट थीटा बराबर 9/17 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले अगर ये कोट है तो ये क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो 289 प्लस 81 कितना? 8 8 16 17 270 270 आ जा रहा है। गलती हो रहा है क्या? कोट थीटा 289 कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर आपसे पूछा है 289 प्लस 81, ये कितना हो जाएगा? 308 8 10 8 8 16 17, ये तो भाई 370 आ जा रहा है। आपसे पूछा है पहले कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो ये होगा कर्ण बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 17 है। इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा तो नीचे क्या आना चाहिए? 289। तो 289 का दो ऑप्शन है, इसका मतलब ये वाला कट जाएगा। टेन थीटा पी बाई बी होता है। तो ये सवाल कुछ गड़बड़ है क्या? हाइपोटेनस जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तब यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। 10 बटा आधार हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का करेंगे तो √370 आ जाएगा। कुछ गलती हो रहा है इसमें। सवाल आपका तो ऐसा होना चाहिए, कॉट थीटा 9/17 है, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, 17 का 289, 9 का 81। क्लियर तो है? फिर गलती कहाँ हो रहा है? कुछ गलत हो रहा है, लगता है ऑप्शन टाइप है या जो भी है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 370/289 होगा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है ना। लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब होगा। चलिए कंसेप्ट को समझना है थोड़ा बहुत, वैल्यू ऑप्शंस गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। देखिए एक समकोण त्रिभुज, इसके अंदर एक जो है वो बनाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि इसका रेडियस बताइए। इसका रेडियस छोटा छोटा क्या? मैं आपको बताऊं कि एक होता है आर, एक होता है बड़ा आर। एक इसके बाहर से भी बन सकता है और एक इसके अंदर से बन सकता है। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो ये अगर 10 है और ये अगर 24 है तो ये कितना हो जाएगा? 26। आपको पता होना चाहिए 576 प्लस 100 676, ये होता है 26 का। तो आर जो होता है वो होता है P प्लस बी माइनस h/2। इसका मतलब दोनों छोटे को जोड़ दीजिए, उसमें इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 और 10 34 में से 26 गया तो 8/2 4। और जो बड़ा आर होगा उसके लिए ये जो है आपका बन जाता है डायमीटर। तो डायमीटर जब बन जाएगा तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 13। हो सकता है कभी बड़ा आर भी पूछ दे। आपसे पूछा है अंदर वाले वृत्त की, तो अंदर वाले वृत्त का आपका 4 सेंटीमीटर आएगा। P प्लस बी माइनस h/2। क्लियर? चलिए यहां तक कोई किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत है क्या? कहता है त्रिभुज एबीसी वाला जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। एक ये त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। तो दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर दो भुजा है 10 और 24 है, होते 3 भुजा है, तो आपको तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि 10 और 24 है, इसका मतलब 10 24 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है? 26 के साथ बनता है। इसका मतलब जो 26 है वो आपका हाइपोटेनस है।
हाइपोटेनस का मतलब ये हो गया। तो जो छोटा आर निकलता है वो p प्लस बी माइनस एच बाई टू होता है, और जो बड़ा आर निकलेगा वो h बाई टू। बड़ा जो हाइपोटेनस होता है वो बड़े वृत्त के लिए डायमीटर का काम करता है। किसका काम करता है? डायमीटर का। क्लियर यहां तक? इसमें देख लिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसके लिए पढ़ के जाइएगा, और एक होता है जो सभी फॉर्मूला में लग जाएगा, सभी तरह के ट्रायंगल में लग जाएगा, उसको भी याद करके जाइएगा। लेकिन वो जल्दी नहीं आता है, एक ये आता है और एक समबाहु त्रिभुज वाला, तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान से करके जाइएगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर। अगर हम इसको बना, कैसे बना? एबीसी एक समबाहु त्रिभुज में एबीसी, ए बी बराबर ए सी है, मतलब ए बी सी। अगर ये 26, जरूरी नहीं राइट एंगल है, सो ये 26 है, प्लस बी सी 20 है। आप छोड़िए, इसको हटाइए, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लिए। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला है तो हम क्यों ऐसा शेप बना? आपसे कहा है ना कि एक समबाहु त्रिभुज है, यदि ए बी बराबर ए सी 26 सेंटीमीटर तथा बी सी 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? आप समझिए कि सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बताइए, समद्विबाहु। अगर ये दोनों बराबर है तो ये कितना है? 26 है। ये कितना हो जाएगा? 20। आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो इक्वल साइड होते हैं उसके शीर्ष से अगर हम इस पे लंब डालें तो ये इसको दो भाग में बांट देगा, इसका मतलब 10 और 10 कर देगा। अगर ये 10 और 10 करेगा तो आप देखिएगा कि ये आपका एक अलग ट्रायंगल बन गया, ये वाला बन गया। आपको चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास है कितना? 20 है। हाइट नहीं है, हाइट ट्रिपलेट से निकलेगा। इस 10 26 का ट्रिपलेट अभी हम बताए थे, 10 24 26, इसका मतलब ये वाला कितना आ गया? 24। तो ये क्या आ जाएगा? 24। ये 1/2 आ जाएगा, 2 से 10 बार में कटेगा, 10 24 से गुना होगा तो 240 आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन एग्जाम्स में आपको जो है वो इतना लंबा नहीं करना है। आप कंसेप्ट थोड़ा बैठा के जाइए, कंसेप्ट थोड़ा बैठा के जाइए दिमाग में, कि आपको जब ये सवाल बनाना है तो बार बार आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और टू इक्वल साइड जो 26 है और ये जो है 20 है, इसका मतलब जब इससे इस पर लंब डाला जाएगा तो इसको बांट देगा 10 में। इसका मतलब जो बेस पॉइंट है वो तो हमारा 20 रहेगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा जो हाफ है वो फॉर्मूले का है, ये जो 20 है वो अब क्या हो गया? 10 हो गया। हमारा बेस 20 ही रहेगा, नीचे वाला इसके जैसा। लेकिन जब इस 26 का इस 10 के साथ ट्रिपलेट बनाएंगे तो 10 24 26 है, तो जो छूटा हुआ संख्या है वही हमको चाहिए। 2 से 12 बार में 12 दूनी 24, 240 आपका आंसर हो जाएगा। आपको बार बार ऐसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसका हाफ कीजिएगा, इसका ट्रिपलेट बनाइएगा, इसका हाफ करके 10 26 का किसका साथ ट्रिपलेट बनेगा वो कीजिएगा, बस पूरा ले लेना है। इस चीज को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। मैं आपको कंसेप्ट भी समझा रहा हूं और एग्जाम्स में कैसे बनाना है वो भी बता रहा हूं।